उपन्यासकार हैं राजेंद्र यादव। बार बार हम रिपीट करते हैं उपन्यासकार, इसलिए आप ध्यान रखिएगा जब लिखेंगे तो कवि लेखक ये नहीं, उपन्यासकार ही लिखेंगे। ठीक है। फिर आज पूर्वार्ध है सांझ। पूर्वार्ध का मतलब हम जीवन का जब शुरू करते हैं, जीवन की जिम्मेदारियां लेते हैं, कुछ समझते हैं, जहां से जीवन आरंभ होता है, उसका जो है वर्णन इसमें किया गया है कि अनेक प्रकार की कठिनाइयां, मुसीबतें झेलते हुए, संघर्ष करते हुए हम किस तरह आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए नाम दिया गया है पूर्वार्ध अर्थात सांझ। अभी जो है दुख है, अंधेरा है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि भविष्य क्या होगा। और ये हम बता चुके थे कि 1951 में ये प्रकाशित हुआ, क्या, सारा आकाश उपन्यास। उस समय क्या हुआ था, हमारा देश अभी स्वतंत्र हुआ था। लोग जो है लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए। कुछ बनने की, अच्छा बनने की आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी उनके मन में, और तरह तरह की कुंठाएं भी थी, क्योंकि वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे, अपनी महत्वाकांक्षा वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। तो इस समय की ये कहानी है, याद रखिएगा, अब की नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय की कहानी है। तो इसमें जो भी घटनाएं आदि, जो भी वर्णन है, उस समय की दशा का वर्णन है। और खास तौर से क्या वर्णन है, युवा की मनोव्यथा, उनकी कुंठा, उनके जो संघर्ष है, उन सब का वर्णन है। ठीक है। जो सारा आकाश में स्वच्छंद होकर विचरना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, आजाद हो गए हैं, ये खुशी है उनके मन में, तो वो जो करना चाहते हैं उसपे कितनी बाधाएं आती हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि ये कहानी निम्न मध्य वर्ग की है। निम्न मध्य वर्ग मतलब जहां आर्थिक परिस्थिति में हमेशा लड़ाई होती है, हमेशा अभाव रहता है, हर चीज पाने के लिए वही है, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, इस तरह के हालात रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, उच्च वर्ग जो धनी वर्ग है उनमें इतनी परेशानियां नहीं होती। तो ये कहानी उन परिवार को देख करके लिखी गई है, केवल समर के परिवार की नहीं है, सारे इन निम्न मध्य वर्ग की लोगों की कहानी है। फिर पुरानी, यहाँ पर लेखक का एक उद्देश्य है कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, अब स्वतंत्र हो गया है हमारा देश, तो क्या होना चाहिए, नया दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, बहुत पुराने ऋषि मुनियों, महापुरुषों ने, पूर्वजों ने जो भी नियम कानून, परंपरा, रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड बनाए, उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। ये लेखक का भी एक उद्देश्य है, उपन्यासकार का एक उद्देश्य है। अपनी इस उपन्यास के जरिए उन्होंने बताया है कि पुराने विचार, बूढ़े जो लोग हैं, वृद्ध जो लोग हैं, अपने विचार जो रखे हैं, अब उस पर नई पीढ़ी की भी विचार की छाप होनी चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। शब्दार्थ अध्याय 4 हम पढ़ाएंगे, आधा पढ़ा चुके हैं, उसका शब्दार्थ भी हमने लिख दिया है। मरम्मत, मरम्मत मीन पिटाई। वो सोचता है ना समर कि दामाद हमें मिल जाए, घर का दामाद, मुन्नी का पति, तो मैं उसे खूब मारूं, इतना मारूं कि मुंह से झाग निकलने लगे, तो उसकी मरम्मत करता है। एकटक मतलब अपलक, बिना पलक झपके देखना, एकटक में। गुमान मीन घमंड। प्रभा के लिए अक्सर लोग सोचते हैं कि पढ़ी लिखी है, 10वीं पास है, तो उसे बहुत गुमान है, तो गुमान मीन घमंड, ये बुरे अर्थ में लिया जाता है। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध मीन विद्वान, विद्वान पुरुष जिसको बहुत बुद्धि है, ऐसे प्रबुद्ध युवक देश विदेश, विदेश में भी जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा पद पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, जहां तक विवाह भी वही करना चाहते हैं। तो इस प्रकार प्रबुद्ध लोगों के बारे में भी बताया गया है। तो अध्याय 4 हम शुरू करते हैं। भाषा भी हम आपको बता दें कि ये जन साधारण भाषा है, हम लोग की मिली जुली जो भाषा हम लोग बोलते हैं, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, सब भाषाओं का इसमें प्रयोग है। तो जन साधारण भाषा है। ठीक है। शैली हमने बार बार बताया, शैली आत्मकथात्मक शैली, क्योंकि समर डायरी लिखा करता है, तो ये कहानी समर की अपनी जुबानी है, लेखक ने लिखा है, पर समर के जरिए समर को माध्यम बना के लिखा है, तो समर की कहानी उसकी जुबानी। तो ये आत्मकथात्मक शैली है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अध्याय 4 में हमने जहाँ छोड़ दिया था उसके आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। पेज है आपका, पेज है 25, पेज 25।
डेमोक्लिस के बारे में आपको बता चुके थे, लास्ट पैरा नीचे ही था। हाँ, ये डेमोक्लिस की कहानी हम आपको बता दिए थे। लास्ट पैरा, व्यर्थ व्यर्थ सारी जिंदगी मेरी बेकार गई, निरर्थक और निरुद्देश रहे वे दिन जो मैंने जिए हैं, और आगे वाले दिनों के सामने भयंकर अंधकार की दीवार खड़ी हो गई है। मतलब समर ने जो अब तक पढ़ाई किया, जो सोचा, जो सपने देखा, उसे अब लग रहा है इस विवाह के बाद सब निरर्थक हो गए, बेकार। से पहले सामने प्रश्न आता है, क्या होगा इसे करके, क्या फायदा। अब लग रहा है कि मेरा पढ़ने का उद्देश्य क्या है, मैं आगे जो करना चाहता हूँ, क्या इससे है फायदा, मीन लाभ। जैसे संसार की हर चीज निर्लक्ष्य और अनावश्यक हो। निर्लक्ष्य अर्थ लिख लीजिए, बिना लक्ष्य के, उद्देश्यहीन, उद्देश्य रहित, ये अर्थ लिख लीजिए। और अनावश्यक हो मतलब कोई आवश्यकता नहीं। जिंदगी के रस भरे स्पंज को जैसे किसी ने क्रूर मुट्ठी में बीज कर निचोड़ दिया है। अंडरलाइन कीजिए, इसको हम देंगे आशय स्पष्ट करो। अंडरलाइन करके साइड में लिख लीजिए आशय स्पष्ट करो। तो जीवन के रस भरे स्पंज को, जीवन क्या है, एक आनंद है, हमने आनंद माना। तो आनंद रूपी जो स्पंज है, धीरे धीरे स्पंज जब दबाओ, तो स्पंज मतलब फॉर्म का एक टुकड़ा, ठीक है, फॉर्म का एक टुकड़ा, तो उसको अगर पानी में भिगो करके जब दबाते हो तो धीरे धीरे वो टपकता है पानी। तो उस पानी को आनंद का एग्जाम्पल दिया। जीवन को क्या किया, स्पंज के रूप में माना, उस फॉर्म के टुकड़े के रूप में माना। जैसे किसी ने मुट्ठी में भीज कर, यहाँ क्या आशय है कि मुट्ठी में उसको दबा करके जितना उसका पानी था निचोड़ लिया। मतलब जीवन के सारे आनंद, सारी खुशी जो है निचुड़ गई है, सब नष्ट हो गई है, बह गई है। बस कुहासा है जो मन और आंखों के आगे छाया रहता है। कुहासा मतलब व्यर्थ का, ये जो जीवन है हमारा, लक्ष्य लक्ष्यहीन हो गया है, हम मार्ग भटक गए हैं, हर जगह अंधेरा आ गया है, अंधकार छा गया है, कुछ नहीं सूझ रहा कि अब आगे हम कैसे बढ़े। तो जीवन क्या हो गया है, आंखों के आगे अंधेरा। कुहासा मतलब जैसे कोहरा जब छाता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है ना, अपने आगे वाले भी नहीं दिखते हैं। तो वही वर्णन यहाँ पर किया है, उदाहरण दिया है। और निरंतर एक बर्फीली सीलन सी उसे निष्प्राण रखता है। बर्फीली सीलन, देखिए आप लोग जब एसी के रूम से निकलिए, चश्मा उश्मा पहने हो, गॉगल्स हो, तो उसके ऊपर क्या आता है, भाप सा आ जाता है, दिखता नहीं है। तो उसी तरह आंखों के आगे कुहासा सा छा गया है। वैसा मतलब ऐसा हो गया है कि हमें कुछ सूझ नहीं रहा है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस मार्ग पर हम आगे बढ़े। एक मार्ग है, ठीक है, बंद हो गया, तो दूसरा मार्ग अपना है, पर हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। सूझ, दिखना का मतलब सोच नहीं रहा है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो हम किस तरह आगे कौन सी मार्ग पर बढ़े। ये समर की वही कुंठाएं दिखा रहे हैं। समर की निराशा और हताशा में जो बेचैनी है, जो उसका आत्म मंथन चल रहा है, ये उसका वर्णन है। अनुभव करता हूँ जैसे मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी सा किसी चक्कर में उलझ गया हूँ। मकड़ी अपना जाला ये करती है, जब जाला बनाती है तो उसमें एक मक्खी फंस गई है। मैं उसी मक्खी की तरह हूँ। और ये जाला क्या है, माया मोह, जो गृहस्थ के जंजाल में मैं फंस गया हूँ, ये उजाला के रूप में बताया है, जो मेरी सारी जीवन शक्ति का अपहरण करके मुझे बूंद बूंद सुखाकर बाकी बचे कोक की तरह कंकाल को छोड़ जाएगा। मतलब धीरे धीरे करके खून चूस लेगा जिस जाले में मैं फंसा हूँ, और मैं कंकाल ढांचा मात्र रह जाऊंगा। इस तरह मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं खुद मर जाऊंगा। अंडरलाइन करके बेटा आशय फिर देख लेना कि तुम लोग को आया कि नहीं। हम बार बार समझा रहे हैं, अगर नहीं आया तो बाद में हमसे पूछ लेना लास्ट के 15 मिनट में। महसूस कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की ज्योति और होठों की मुस्कुराहट चली जा रही है, मतलब खत्म हो रही है। होठों की मुस्कुराहट मतलब मुस्कुराना, खुशी, और आंखों की ज्योति जो मैं देखना चाहता हूँ, जो रोशनी थी, जो सपने थे, सब चकनाचूर हो गए, नष्ट हो गए। गलती जा रही है, लेकिन आखिर रोकूं कैसे, कैसे इन सबको घटित होने से रोकूं, ये समर सोच रहा है। यह घर की चकचक, जिस घर में रोज कुछ ना कुछ कला होता है, वो घर पनप नहीं सकता, बरकत नहीं होती है।
तो घर की चकचक ये हमेशा अपने मन की किसी अपराध की ग्लानि, परिताप ये धू-धू करता सपनों का लाक्षागृह। मतलब एक युवक ये सोच रहा है कि क्या करूं, जो अभी इंटर पास किया है, सोच रहा है बीए एमए करके हमें प्रोफेसर बनना है, उसके सपने हैं और ये सपने तोड़े जा रहे हैं अपने ही घर वालों के द्वारा। अपने ही घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? अपनों के हाथी में मजबूर विवश हो गया हूं। कॉलेज के लड़कों को देखता हूँ, अब दिखा रहे हैं कि किस टाइप के लड़के होते हैं, कुछ कितने एकदम स्वच्छंद होते हैं, लापरवाह होते हैं। जो बात बिना बात हो करके जोर-जोर से हँसते हैं। लापरवाह रहते हैं, कभी इसको बनाते हैं, कभी उससे मज़ाक करते हैं। मुझे लगता है इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानता। ये चलती हुई लड़कियाँ पर आवाज़ें कसना, इशारे करना, उनके तांगे के पीछे चक्कर काटना या धर्मशालाओं में आकर ठहरी हुई सहायता माँगने आने वाली शरणार्थिनी औरतों के साथ अपने झूठे-सच्चे किस्से बखाना। अभिनेता, अभिनेत्रियों की बातें करना या क्रिकेट के खिलाड़ियों की बहसें करना, मुझे सब एकदम नकली और झूठे लगते हैं। मतलब और लड़के इस तरह हैं, जो बिना बात के हो करके हँस रहे हैं, ताली बजा के हँस रहे हैं, लड़कियों के तांगे के पीछे-पीछे उनका पीछा कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। अभिनेता हीरो-हीरोइन की बातें कर रहे हैं, झूठी कहानियाँ अपना गप्पे हाँक रहे हैं, इस तरह के लड़कों में समर नहीं है। ये अपने बारे में बता रहा है। यही क्यों जहाँ कुछ प्रबुद्ध लड़के, प्रबुद्ध मतलब विद्वान, जो अच्छे जिनको कुछ ज्ञान है, संसार का, दुनिया का, समाज का, राजनीति पर बहस करते हैं, कम्युनिज्म से भारतीय संस्कृति के संभावित खतरों की बातें करते हैं, वहाँ जाने को भी मन नहीं करता। मतलब जो अच्छी बातें कर भी रहे हैं, जिनसे कुछ ज्ञान पड़े, मेरा मन क्या है वहाँ भी अब जाने का नहीं करता है। इस प्रकार मैं हताश हूँ कि मैं करूँ क्या, किसके साथ बैठूँ, किस संगत में रहूँ। अब तो कुछ रास्ता ही मुझे नहीं सूझता। जिनका ज़िंदगी से कोई संबंध नहीं, इन सब से मुझे झुँझलाहट भी आती है कि ये लोग चुप क्यों नहीं बैठते। जब इन लोग कुछ लड़के आपस में बात करके हँस रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो सुन करके समर को झुँझलाहट भी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम परेशान हैं, मेरा दिमाग परेशान है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये दिखा रहे हैं कि परेशानी में उस युवक की क्या हालत होती है। लोग तो अपने काम से ही मतलब रखते हैं। वे लोग चुप क्यों नहीं बैठते? क्यों दिन-रात बड़बड़ करते रहते हैं? क्यों बेवकूफ़ों की तरह उछलते-कूदते रहते हैं? क्या फ़ायदा इन बातों से भाई मधुबाला संसार की सबसे सुंदर एक्ट्रेस है और अशोक कुमार बुड्ढा होकर भी कमाल करता है, तो तुम्हें उन सब से क्या लेना-देना? जो बैठ कर के लोग चर्चे करते हैं, ये मर गया तो कैसे मर गया? ये हीरोइन इतनी सुंदर, इसके साथ ऐसा हुआ, उसका जन्म कहाँ हुआ? ये सब जो चर्चे करते हैं, तो आखिर उससे क्या लेना-देना है? उससे क्या फ़ायदा होना है? ये समर सोचता था कि लड़के ऐसी बातें क्यों करते हैं? माना कि असली खेल की अपेक्षा उनकी रनिंग के कमेंट्री लाख दर्जे रोचक होती है और स्टालिन की लड़की की बड़ी-बड़ी करतूतें खुल रही हैं। मतलब लोग अपने घरों में नहीं देखते हैं, अगल-बगल स्टालिन का एग्ज़ाम्पल देके कहा कि अगल-बगल की लड़कियों के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किसके साथ घूम रही है, क्या कर रही है। पड़ोसी का ज़्यादा ख्याल है लेकिन अपने घर का नहीं ख्याल है। उसके बारे में अनभिज्ञ हैं। आप खा आखिर क्या चाहते हैं? सब मिलाकर बाहर का ये सारा जीवन निरानंद, निर प्लस आनंद, बिना आनंद के, ठीक है? खोखला और अनावश्यक लगता है। सब बातें हम जब समझ सोचता है, तो लगता है ये लोग तो सारी जो क्या कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं, जिनसे उनका कोई लेना-देना ही नहीं है। वो सब बातें कर रहे हैं। कभी-कभी इन लोगों से बड़ा रश्क होता है, मतलब जलन, एक जलन सा होता है। कि क्यों नहीं मैं भी इन सब की तरह जी खोलकर हँस बोल सकता। जुलाट में ये भी सोचता है कि मैं क्यों नहीं इनकी तरह बन जाता, कि बिना बात के जी खोल कर के मैं हँसूँ। हाँ, हँसी ठट्टा करूँ। क्यों नहीं उछल कर रास्ते में पड़े सिगरेट के डिब्बे में किक लगाने को मेरा मन करता, मगर मैं क्या करूँ, मन ही मर गया है। मन ही मर गया है मतलब मैं निराश हो गया हूँ। जो विवाह कर दिया गया है, मेरी इच्छाएँ सारी मर गई हैं। तो मैं इन लोगों की तरह सोचूँ
कि हंसी ठट्टा करूं, ऐसे समय बिताऊं, लेकिन मैं कर नहीं पाता, मेरा मन उसमें लगता ही नहीं है, मुझे पूरी दुनिया ही उदास लगती है। लड़कों से दिन रात मनहूस मनहूस सुनते सुनते लगता है जैसे मैं 20 साल और बुढ़ा हो गया हूँ। भाई लड़के भी जब उसके देखते थे, आस पास के जो दोस्त थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे, वो भी कहते थे अरे ये मनहूस है, इसे हंसना ही नहीं आता है, इसे इन बातों में मन ही नहीं लगता है। तो ये सुनते सुनते लगने लगा समल को, अपनी जो उम्र है लग रहा है इससे मैं 20 साल बड़ा हो गया हूँ, एक बुड्ढू जैसी मैं हरकतें करने लगा हूँ। सूक्ष्म किंतु व्यापक थकान मेरे रग रग में बैठ गई है। मतलब ये जो सोच है ये सूक्ष्म है, और व्यापक मतलब जो विस्तृत होती जा रही है, मेरी थकान बढ़ती ही जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये मेरी जिंदगी को, मेरे रोम रोम को क्या कर रही है, थका डाल रही है, निराश कर दे रही है, एकदम उठने का नाम ही नहीं ले रही है, सारी चुस्ती मिटा दे रही है। ठीक है, आशय समझते चलना। बादलों के पार लहराता यह भगवा ध्वज मुझे दिन दिन दूर होता चला जा रहा है। यहाँ बता रहा है वो जो मंदिर जाया करता था कभी कभी, तो बाद ऊपर मंदिर के ऊपर गुम्बद में जो है झंडा लगा रहता है, और वो झंडा किस रंग का रहता है, भगवा मीन केसरिया, सन्यासी लोग जो रंग पहनते हैं। तो इस रंग का जो झंडा लगा है मुझसे दिन पर दिन दूर हो जा रहा है, मतलब मैंने अब मंदिर जाना भी बंद कर दिया। लगता है सिनेमा देखे बरसों हो गए, पिक्चर कभी कभी ये दिवाकर के साथ अपने मित्र के साथ जाया करता था, तो अब तो लग रहा है कि सालों हो गए, बरसों मीन सालों हो गए हैं कि मैं पिक्चर भी नहीं गया। विवाह के दिनों में एक आध देखा था, जाने कैसे मन में ये बात समा गई कि विवाह के बाद अम्मा बाबूजी से पैसे मांगने का अधिकार छीन लिया। पहले कभी कदार पैसा लेकर के भाई से या अम्मा बाबू से पैसा लेके पिक्चर जाता था, अब जब शादी होगी तो एक जिम्मेदारी का बोझ आ गया कि पत्नी का भी बोझ है, उसको खिलाना पिलाना, उसकी कपड़े की जिम्मेदारी है। तो अब वो पैसे मांगने में कतराने लगा, वो सोचने लगा कि किस प्रकार अम्मा बाबू से मैं अपने घूमने के लिए पैसे मांगू। निराश और हताश में अकेला पड़ गया। भाई किसको कहे, कौन है ये सुनने वाला, और अगर किसी से हम कहें भी तो लोग मजाक उड़ाते हैं, टाइम पास करते हैं उन्हीं बातों को लेके, दूसरे से टाइम पास करने लगते हैं और मजाक उड़ता है। तो समर को लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। कभी कभी गीता पढ़ता हूँ, क्षणिक शांति मिलती है, गीता पढ़ने से थोड़ा शांति होती है। मंदिर के एकांत में बैठकर सोचने में सुख मिलता है, बस उसी समय लगता है जैसे मैं सब कुछ भूल कर आया हूँ। दुश्चिंताओं और परेशानियों से फटती नसों को यहाँ की सुगंधित अगरू धूम्र सहला सहलाकर सुला देती है। अगरू मतलब अगरबत्ती, धूप बत्ती की जो धुआं निकलता है, जो खुशबू फैलती है, वो मन को अच्छा लगता है। इस समय मन को वो चीज अच्छी लगती है। हाँ, लौटते समय लगता है जैसे फिर उसी काय काय वाली दुनिया में जा रहा हूँ। काय काय मतलब चिक चिक, लड़ाई झगड़ा, रोज रोज का कला, जहाँ मनुष्य कोलू में पेला जा रहा है। लेकिन एक घटना के बाद अब मंदिर जाना भी छोड़ दिया। ये मंदिर जब जाता था तो वहां अचानक एक घटना हो गई। ये घटना को ध्यान में रखिए, आगे पढ़ रहे हैं। कमीज पायजामा पहने एक निहायत ही कमजोर मरा भिनकता सा पंजाबी शरणार्थी मंदिर में घुस आया। ये कहानी मतलब स्वतंत्रता के बाद की है, 1951 की है। तो पंजाबी जो है लाहौर में भी है, सिंध में भी है, ठीक है, और इधर हिंदुस्तान में भी है। तो वो सिंध की तरफ से आया हुआ, इसलिए पंजाबी शरणार्थी कहा गया है। ठीक है, वो मंदिर में आ गया, मतलब भूखा था, मतलब परेशान था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो मंदिर में आ गया। प्रसाद भोग मांग रहा था कि प्रसाद दे दो, भाई भूखा था, वो प्रसाद सभी को बांटा जाता है प्रसाद। पुजारी जी ने बाहर बरगद के नीचे जलती धोनी की लकड़ी से उसे कुत्ते की तरह जैसे मार मार कर भगाया। उस दृश्य से मेरे मन में कुछ हट गया। उस शरणार्थी जो प्रसाद मांग रहा था, यहाँ कैसे तुम आ गए, तुम दूसरी जगह के हो। तो ऐसा करके पुजारी ने धूनी जिसमें जलाते हैं उस लकड़ी को उठा करके उसको खूब मारा, और मार मार के उसको मंदिर के परिसर के बाहर कर दिया। ये देखकर समर का मन भी अब विरक्त हो गया मंदिर से भी।
कि जहाँ के पुजारी, जहाँ के सर्वोसर्वा हैं, वो व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो ऐसा जो है अनमना सा भाव कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है। ये देख के भी मन विरक्त हो गया कि मैं जहाँ आता हूँ शांति के लिए, वहां भी अशांति ही फैली हुई है। बोला मैं कुछ नहीं, सिर्फ देखता रहा, जैसे 6 मंजिल ऊपर से नीचे का दृश्य देख रहा हूँ। लेकिन मंदिर में वह मेरा अंतिम दिन, मतलब सोच लिया था कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तो ये घटना याद हो गई। पंजाबी शरणार्थी आया, उसने प्रसाद का भोग मांगा, देने में क्या जाता था, उसको भी कुछ खिला दो, भूखा है बेचारा, वो तो ज्यादा पुण्य मिलेगा। लेकिन पुजारी जी जो भगवान के पूजा करते हैं, जो अपने को कहते हैं कि मैं धर्म कर्म करने वाला एकदम प्रकांड विद्वान हूँ, मैं इस समाज का कर्ता धर्ता हूँ, उसने क्या किया, जलती धूनी जिसे जलाया जाता है उस लकड़ी को लेकर के उसको मारा। तो ये सब दृश्य देखकर समर का मन फट गया। हर क्षण ऐसा लगता रहता जैसे सबने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर लिया है, और इसे अकेला छोड़ दो। ऐसा कहा कि इसे अकेला छोड़ो, कुछ मत करो। सीधे मुझसे कुछ ना कहना, मेरे प्रति अपमानजनक उदासीनता दिखाना और ढाल ढाल कर इशारों में सब कुछ कहते रहना मुझे दिन दिन खाया जा रहा था। मतलब इसके घर में लोग इससे अब बात नहीं कर रहे थे, इसकी उपेक्षा कर रहे थे। और जब सबर को देखते थे तो क्या करते थे, आपस में खुसर 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 खुसर, मतलब कान कान में बात धीरे से बुदबुदा कर बात करते थे कि समर तक वो बात ना जाए। जैसे हर आदमी मुझसे उबा हुआ है, मतलब देखने में लगता था कि हर कोई मुझे नहीं पसंद करता, हर एक को मुझसे घृणा है। सबके चेहरे पर मेरे लिए एक तीखा तिरस्कार था। हर आदमी जो तिरस्कार से देखता था। घर वाले क्यों? क्योंकि देखते थे कि ये तो बेकार है, कुछ नहीं कर रहा है, नाकारा है, इधर उधर घूमता रहता है और कुछ कमाई भी नहीं कर रहा है कि घर वालों को मदद करे। मुझे इससे डर लगता है, ये सब चीजें जो जब देखता हूँ तो डर सा लगता है। घर की ओर जाते हुए एक विचित्र आतंक मन में धड़कता रहता है। क्या आतंक? कि घर जाऊंगा, ऐसे चेहरे मिलेंगे, ऐसा तिरस्कार मिलेगा। तो मन भी घर जाते हुए डरता है कि ऐसी कला चिक चिक में मैं कहाँ जा रहा हूँ। सर फटता है। मेरे विवाह ने आपकी आशाओं को पूरा नहीं किया। ये लाइन अंडरलाइन करो। आपकी आशाएं क्या थी? यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप लोगों से। ठीक है, हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, विवाह में क्या आशाएं थी? रेज हैंड, कौन बता सकता है? रेज हैंड, कोई बता सकता है कि क्या आशाएं थी? बताइए। कोई नहीं? किसी का भी रेज हैंड नहीं हुआ? चलिए, हम ही बता रहे हैं, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। ठीक है, तो विवाह में आशाएं का मतलब, बाबूजी अम्मा जी ने इंटर में होते हुए भी विवाह इसलिए किया कि कुछ दहेज में मिले, और उस दहेज के रुपए से मुन्नी जो घर चली आई है, मायके में रह रही है, कुछ पैसा दे लेके उसे वापस भेज सके, या 6 7 8 हजार का जो कर्ज हुआ है वो निपटा दे। ये सब आशा थी घर वालों को। लेकिन दहेज में उतना कुछ नहीं मिला। तो नहीं मिला तो आपको चिढ़ है। चिढ़ है तो समर क्या करे? समर ने तो मना कर दिया था कि कुछ नहीं लेना है। तो वही बता रहा है कि आपकी आशाओं को पूरा नहीं हुआ, जो पूरा नहीं किया गया, यह भी मेरा ही अपराध है। आपने सोचा, आपने विवाह किया, मैं तो राजी नहीं था, तो मेरा क्या अपराध है? यहाँ पर समर मन ही मन पूछ रहा है, कह किसी से नहीं रहा, पूछ किसी से नहीं रहा, मन ही मन वो जो है इस तरह से कर रहा है। कभी कभी मन में बड़ी ललक उठती, अम्मा मुझे बुलाकर कुछ पूछती क्यों नहीं है? मतलब अम्मा को पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई साहब में तो मेरी ओर देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती, खाए पिया निकल लिया अपने ऑफिस को। बाबूजी के प्रति मेरा भय दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाता। बाबूजी मारते थे ना इसे, समर को, तो वो या मतलब लगता है कि बाबूजी जो चुप है, किसी दिन ये तूफान जब पड़ेगा, उठेगा तूफान, तो ना जाने मुझे क्या सहना पड़ेगा। मैं प्रभा के बारे में जरा भी नहीं सोचता रह चाहता था, लेकिन घर में उसकी बुराई की कथा का कोई ना कोई अंश आए दिन कान में पड़ता रहता था। प्रभा अपने काम में ही लगी रहती थी और कुछ ना कुछ बुराई होती रहती थी, और वो अंश मतलब
थोड़ा हिस्सा इसके कान में आता रहता था, परवाह की बुराई का। तो मन में हल्का विरोध उठता, क्यों, क्या इन लोगों को कोई और काम नहीं है? मैंने कहा था कि मेरे पाँव में यह चक्की बांध दो। जाने कैसी घमंडी लड़की को मेरे माथे मढ़ दी, हाँ, लाकर। पेज नंबर 28। और सारा दोष भी मुझे ही मिल रहा है। मतलब मैंने कहा नहीं था कि मेरा विवाह करो, खुद आप लोग लाए, खुद मेरे पैर में चक्की बांध दी। जो भी किया आप लोग का किया धरा है, और दोष क्या है मुझे दिखा रहे हैं। हाँ, मुझे अपराधी साबित कर रहे हैं। अक्सर ही मैंने उसके चित्र को मन में दोहराया है और पाया है, निश्चय ही उस सारे व्यवहार की जड़ में उसका अहंकार है। अक्सर ये प्रभा के बारे में सोचा करता है कि जिस प्रकार पहली रात को गया, कुछ सम्मान नहीं, कुछ नहीं, कुछ उसने सीखा नहीं, 10वीं पास है, जंगले पर सर टिकाई खड़ी रही। तो सारा जब ये सोचता रहा, तो निष्कर्ष ये निकला कि उसका अहंकार है, कि वो पढ़ी लिखी है, सुंदर है, ये सब अहंकार है, तभी प्रभा ने समर के साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन जब भी तटस्थ होकर सोचता हूँ तो खुद ही पूछता हूँ, यह हो कैसे सकता है कि मेरी पत्नी 4 दिन मेरे घर में रही हो और उससे एक शब्द भी ना बोला हो। कभी कभी सोचता है कि जिसका विवाह हुआ और कोई पूछे, किसी के सामने पढ़ूं, तो क्या बताऊंगा कि 4 दिन से हम लोग साथ हैं और एक शब्द भी आपस में बातें नहीं हुई। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। ये समर अपने आप में आश्चर्यचकित होता रहता है। और जब ये सब सहा नहीं जाता, तो इच्छा होती है कहीं एकांत में बैठकर इतना रो कि बेहोश हो जाऊं, और वो बेहोशी कभी न टूटे। ये देखो, व्यथा दिखा रहे हैं, उसकी परेशानी दिखा रहे हैं कि जब चारों तरफ से हताश, किसी से हम कुछ कह नहीं सकते, और अब मन ही मन सोचते हुए जब एकदम निढाल हो गए हैं, तो मन हो रहा है कि जोर जोर से एकदम रो, और इतना रो कि एकदम दिमाग सुन्न हो जाए, सारा बदन सुन्न हो जाए, हम बेहोश हो जाएं, और उस बेहोशी की हालत हमेशा रहे, फिर हमें इन परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, ऐसे समर के मन में आ रहा है। तो जो हमने एक लाइन आपको पहले बताई थी कि ऐसे ही कुंठाओं में युवक का मन किधर भटकता है, आत्मसमर्पण। इन परिस्थितियों के आगे हम आत्मसमर्पण कर दें, पलायन, मतलब घर से हम भाग जाएं। कलकत्ता, हरिद्वार, ऋषिकेश सोचा था ना कि यहाँ तो चलो भाग चले, तो या तो पलायन करें या आत्महत्या कर लें। इस 3 परिस्थितियों को दिखाया है युवा की कुंठाओं का, परिस्थितियों में फंसने का, ये याद रखिएगा। आत्मसमर्पण, पलायन या आत्महत्या। फिर भी मन में यह कमजोरी है कि कामना करता हूँ रोते समय तकिए का गंदा लिहाफ फोटो से ना रगड़ा जाए, माथा मंदिर के ठंडे संगमरमर के खंबे से ना टिके हो, और गालों पर लान की सूखी घास ना चुभती रहे। जब ये विवश होता था, हताश होता था, तो जब रोता था तो तकिए के लिहाफ, जो कवर था, उससे जो है पूछता था आंसू। तो अब ये जो है ध्यान रखने लगा कि लिहाफ बहुत गंदा रहता था, तो उस गंदे से ना ओठ रगड़े, ना आंख पोछे। हाँ, और जब मंदिर में जाए तो ठंडी का समय है, तो जो खंबे हैं संगमरमर के और ठंडे हो जाते हैं, तो अपना माथा वहां ना रखे कि वो ठंड जो है माथे में लगे और सुन्न हो। और क्या, गालों पर लान के, जब कभी परेशान होकर वो पार्क में जाता था और वहां लेट जाता था, तो वह सूखी घास एक तिनके की तरह हो जाती थी और गाल पर चुभती थी। तो ये चीज सबर ध्यान रखता था कि ऐसा न हो। मतलब इतनी चेतना उसमें है, इतनी समझ अभी है कि ऐसा करेंगे तो क्या मुसीबत होगी, क्या परेशानी होगी। नहीं जानता इस जगह क्या हो मुझे शांति मिले। मुझे उसे मतलब सोचता था कि ऐसा ना हो कि मुझे तकलीफ पहुंचे, लेकिन ये भी नहीं जानता कि क्या करूं कि उसे आनंद पहुंचे। ये लास्ट लाइन का समझो कि वो ऐसा क्या करे कि उसको खुशी मिले, वो हंसे। ठीक है, ये समझ में आता है। तो यहाँ चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब हम